हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उनकी कंबाइंड फॉर्म से आइसोलेट करने के लिए जो प्रिंसिपल और प्रोसेसेस अपनाए जाते हैं उन्हें हमें पढ़ना है। जनरली इस चैप्टर में हम मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक टर्म आता है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी वह साइंस होती है जिसमें मेटल को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस मेटल को मॉडिफाई किया जाता है यूज़ करने के लिए। सबसे पहले इसमें हिस्ट्री दी गई है, हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज लिंक्ड टू द यूज ऑफ मेटल्स इन एंटिक्विटी इन मैनी वेज। टर्म आया इसमें एंटिक्विटी। एंटिक्विटी कहते हैं एंशियंट पास्ट को, प्राचीन काल को। स्पेशली जो ग्रीक्स और रोमन का टाइम था उसको एंटिक्विटी कहा जाता है। तो जैसे जैसे वर्ल्ड में सिविलाइजेशन की शुरुआत होने लगी, ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे मेटल का इस्तेमाल भी होने लगा। डिफरेंट पीरियड ऑफ अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन नेम्ड आफ्टर मेटल। और ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो अलग अलग पीरियड हैं उनको भी मेटल के नाम पर रखा गया। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन होने लगा, ह्यूमंस अपनी कम्युनिटी बनाने लगे, तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के अर्ली पीरियड थे, शुरुआत के जो पीरियड थे, उनको किसके नाम पर रखा गया? मेटल्स के नाम पर। The skill of extraction of metal gave many metal and brought about several changes in the human society। तो मेटल को उनकी कंबाइन फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करने की जो कुशलता थी, जो स्किल थी, इससे हमें बहुत सारे मेटल भी मिले। साथ ही साथ मेटल मिलने से ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सारा चेंज भी हुआ। इट गेव वेपन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। जैसे जैसे मेटल्स की डिस्कवरी हुई वैसे वैसे क्या हुआ? वेपन्स बनने लगे, हथियार बनने लगे, टूल्स बनने लगे, ऑर्नामेंट्स बनने लगे और बर्तन बनने लगे। एंड एनरिच द कल्चरल लाइफ। साथ ही साथ ह्यूमन की कल्चरल लाइफ भी एनरिच होने लगी, इनके इस्तेमाल से फल फूलने लगी। द 7 मेटल्स ऑफ एंटिक्विटी एज दे आर समटाइम कॉल्ड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड, टिन, आयरन एंड मरकरी। तो एंटिक्विटी यानी प्राचीन काल के जो 7 मेटल हैं वो हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड, टिन, आयरन और मरकरी। इनको कहा जाता है 7 मेटल्स ऑफ एंटिक्विटी। ये आपको याद रखना है। ऑल्दो मॉडर्न मेटलर्जी हैड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, वैसे वैसे जो मॉडर्न मेटलर्जी है उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई। अलग अलग अब टेक्निक आ गई हैं जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट किया जाने लगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट many modern concepts in metallurgy have their root in ancient practices that predated the industrial revolution। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन ये इसमें एक नोट करने का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुत सारे मेटलर्जी के ऐसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, मेटलर्जी के बहुत सारे ऐसे मॉडर्न तरीके हैं जिनकी जड़ें एंशिएंट प्रैक्टिसेस से हमें मिलती हैं। कहने का मतलब है पुराने ज़माने में भी यही तरीके अपनाए जाते थे और आज के ज़माने में भी यही तरीके अपनाए जा रहे हैं, बस थोड़ा सा इनमें मॉडिफिकेशन हो गया है। फॉर ओवर 7000 ईयर इंडिया हैज़ एड ए रिच ट्रेडिशन ऑफ मेटलर्जिकल स्किल। लगभग 7000 साल से, 7000 ईयर से इंडिया में मेटलर्जी का एक बहुत रिच ट्रेडिशन है। यानी इंडिया में मेटलर्जी लगभग 7000 साल से यूज़ की जा रही है। द 2 important source for the history of Indian metallurgy are archaeological excavation and literary evidences। यह है एक्सकावेशन। एक्सकावेशन कहते हैं खुदाई को और आर्कायोलॉजिकल कहते हैं पुरातत्व। यानी जो हिस्ट्रियंस होते हैं, जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? अलग अलग जगहों पर खुदाई करते हैं और ये जो आर्कायोलॉजिकल एक्सकावेशन है यानी अलग अलग जगहों पर वो खुदाई करते हैं, तो इनसे बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें इंडिया में मेटलर्जी के बारे में पता लगता है। साथ ही साथ इनके अलावा लिटरेरी एविडेंसेस हैं, यानी बहुत सारी ऐसी पुरानी बुक हैं, पुराने बहुत सारे ऐसे पेज हैं जो मिले हैं और इनसे जो ये लिटरेरी एविडेंसेस हैं इनसे भी हमें पता लगता है मेटलर्जी के बारे में। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेटल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट comes from Mehergarh in Balochistan, where a small copper bead dated to about 6000 BCE was found। तो सबसे पहला एविडेंस इंडिया में जो मेटल का मिला या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और श्रीलंका आता है। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो मेटलर्जी का पहला एविडेंस मिला वो कहाँ पर मिला? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ इलाके में, जहाँ पर एक छोटे से कॉपर की जो बीड थी वो लगभग 6000 साल पुरानी थी, वो मिली।
इट इज़ हाउएवर थॉट टू बी नेटिव कॉपर विच हैज़ नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। लेकिन जो ये स्मॉल कॉपर की बीड मिली, बीड कहते हैं इस तरीके की चेन को कॉपर की इस तरीके से, तो जो ये कॉपर की बीड मिली ये नेटिव कॉपर की थी और इस कॉपर को और से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया था। स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडीज ऑन कॉपर और सैंपल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंशिएंट माइन पिट्स एट खैत्री इन राजस्थान एंड ऑन मेटल सैंपल कट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव हड़प्पन। तो जो कॉपर की ओर के जो सैंपल हमें मिले हैं खैत्री राजस्थान में हैं, और साथ ही साथ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ से कॉपर ओर के जो सैंपल मिले हैं, जब उनकी स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडीज़ की गई, स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडी कहते हैं, इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी मैटर लाइट को या रेडिएशन को कितना अब्जॉर्ब कर रहा है या कितना एमिट कर रहा है, इसकी जब स्टडी की जाती है उसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडीज़। तो कॉपर ओर के जो सैंपल राजस्थान में मिले या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले, जब उनकी स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडीज़ की गई, हड़प्पन आर्टिफैक्ट रिकवर्ड फ्रॉम मिथाथल इन हरियाणा and 8 other sites distributed in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra prove that copper metallurgy in India dates back to Chalcolithic culture in the subcontinent। और जो हड़प्पन के आर्टिफिकेट मिले, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते थे वो हमें मिले हैं हरियाणा में, एक मिथाथल जगह है वहाँ से मिले, और 8 अलग अलग जगहों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनसे ये हमें पता लगता है कि जो कॉपर की मेटलर्जी थी इंडिया में वो कब से स्टार्ट हो रही है, चैल्कोलिथिक पीरियड से। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब चैल्कोलिथिक पीरियड था उस समय से कॉपर की मेटलर्जी स्टार्ट हो रही है, कॉपर की मेटलर्जी उस समय से यूज़ की जा रही है। इंडियन चैल्कोलिथिक कॉपर ऑब्जेक्ट वर इन ऑल प्रोबेबिलिटी मेड इंडिजिनसली। और इंडिया जो चैल्कोलिथिक पीरियड था उसमें इंडिया के जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे इंडिजिनसली बनाए जाते थे। इंडिजिनसली का मतलब है वो सारे स्वदेशी थे, यानी वो सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने आप ही बनाए जाते थे। द ओर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चैल्को पायराइट और डिपॉजिटेड इन अरावली हिल्स। अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और भी चाहिए, तो वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो और थी वो थी अरावली हिल्स में। जो अरावली हिल्स हैं इंडिया में उनमें चैल्को पायराइट और थी, इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। कलेक्शन ऑफ आर्कायोलॉजिकल टेक्स्ट फ्रॉम कॉपर प्लेट एंड रॉक इंस्क्रिप्शन हैव बीन सिंप्लीफाइड, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय द आर्कायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी। और जो इंडिया का आर्कायोलॉजिकल सर्वे है इन्होंने पिछली जो सेंचुरी थी उसमें क्या किया था, कॉपर प्लेट से जो इन्हें आर्कायोलॉजिकल टेक्स्ट मिले वो उन्होंने कलेक्ट किया, रॉक पर जो इंस्क्रिप्शन मिली यानी जो पत्थरों पर जो लिखा हुआ मिला वो इन्होंने कलेक्ट किया और इनको कलेक्ट करके इन्होंने पब्लिश किया। रॉयल रिकॉर्ड वर एंग्रेव्ड ऑन कॉपर प्लेट ताम्रपत्र। और जो रॉयल रिकॉर्ड थे यानी जो शाही रिकॉर्ड थे राजा और महाराजाओं के, वो कहाँ पर लिखे होते थे, कॉपर की प्लेट पर, जिनको कहा जाता है ताम्रपत्र। अर्लीस्ट नाउन कॉपर प्लेट हैज़ ए मौर्यन रिकॉर्ड दैट मेंशन फेमाइन रिलीफ एफर्ट। और जब सबसे पहले जो कॉपर प्लेट को सबसे पहली जो कॉपर प्लेट हम जानते हैं जो मिली, जो जिसकी डिस्कवरी हुई वो किसकी थी, मौर्यन। इंडिया में जो मौर्यन एम्पायर था उसकी सबसे पहले हमें कॉपर प्लेट मिली और इससे हमें फेमाइन रिलीफ एफर्ट के बारे में पता लगता है। यानी जो भूखमरी आ जाती थी उस भूखमरी से बचने के लिए क्या क्या एफर्ट किए जाते थे वो हमें कहाँ पर लिखे मिले, कॉपर की प्लेट पर, जिसको ताम्रपत्र कहा जाता है। इट हैज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू प्री अशोक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। साथ ही साथ हमें अशोक से पहले की जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन थी इंडिया में वो भी मिली है, थोड़ी बहुत ही मिली है। हड़प्पन्स आल्सो यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल एज देयर जॉइंट एलो इलेक्ट्रम। जो हड़प्पन्स थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड और सिल्वर भी इस्तेमाल किया जाता था और गोल्ड और सिल्वर के एलोय भी इस्तेमाल किए जाते थे। वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल सच एज पेंडेंट, बैंगल, बीड एंड रिंग हैव बीन फाउंड इन किरेमिक और ब्रॉन्ज पोर्ट। किरेमिक और ब्रॉन्ज की पोर्ट में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी पाए गए, जैसे कि बैंगल्स, पेंडेंट्स, बीड्स और रिंग, अंगूठियाँ, ये भी पाई गई। Early gold and silver ornament have been found from Indus Valley site such as मोहनजोदारो 3000 BCE। मोहनजोदारो से जो ये इंडस वैली साइट थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट भी पाए गए। ये लगभग 3000 बिफोर क्राइस्ट के थे,
ईसापुर 3000 ईसापुर के ज़माने के हैं। दीज आर ऑन डिस्प्ले इन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, और ये सभी कहाँ पर रखे गए हैं? न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में। इंडिया हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द डीपेस्ट एंशिएंट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड इन द मस्की रीजन ऑफ कर्नाटका, और इंडिया में सबसे पहले, एंशिएंट कहते हैं सबसे पुरानी, इंडिया में सबसे पुरानी और सबसे डीप गोल्ड माइन है वर्ल्ड में। इंडिया में सबसे पुरानी और सबसे डीप गोल्ड माइन है, कहाँ पर है? कर्नाटक के मस्की रीजन में। ये आपको याद रखना है। कार्बन डेटिंग प्लेसेस दैम इन मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, और जब इस गोल्ड माइन की कार्बन डेटिंग की गई, कार्बन डेटिंग में क्या किया जाता है? जो कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या की जाती है? एज पता लगाई जाती है, उम्र पता लगाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग में कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करके एज पता लगाई जाती है। तो जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये कब पता लगा? फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। इसमें टर्म आया फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। ये वह पीरियड था 1000 बीसी से 1 बीसी के पीरियड का, यानी 1000 बिफोर क्राइस्ट से 1 बिफोर क्राइस्ट का, इनके बीच का जो पीरियड था उसको कहते हैं फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। अब है हिम्स ऑफ ऋग्वेद गिव्स अर्लीस्ट इनडायरेक्ट रेफरेंस टू द एलुवियल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट इन इंडिया, और जो ऋग्वेद के हिम्स हैं उनसे भी हमें पता लगता है कि जो इंडिया में एलुवियल प्लेसर जो गोल्ड था वो उसका डिपॉजिट वो कहाँ पर था, और इसके रेफरेंस हमें पता लगते हैं। प्लेसर गोल्ड कहते हैं जो स्ट्रीम्स या फिर जो रिवर्स होती हैं उनमें जो गोल्ड डिपॉजिट हो जाता है। मान लीजिए इस तरीके है, ये यहाँ पर ये नदी जा रही है, और नदियों की जो ये यहाँ पर इस तरीके से ये क्रीक्स होती हैं, ये जो स्ट्रीम्स या फिर जो ये रिवर्स होती हैं उनमें उनके बीच में जो क्रीक्स होंगी इनमें जो गोल्ड डिपॉजिट हो जाता है इसको कहते हैं प्लेसर गोल्ड। तो इसके बारे में हमें ऋग्वेद के हिम से पता लगता है। द रिवर सिंधु वाज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गोल्ड इन एंशिएंट टाइम, और प्राचीन भारत में गोल्ड का जो इम्पोर्टेंट सोर्स था वो था सिंधु रिवर। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ एलुवियल प्लेसर गोल्ड इन द रिवर सिंधु हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मॉडर्न टाइम आल्सो, और साथ ही साथ ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो एलुवियल प्लेसर गोल्ड था रिवर सिंधु में, जो एलुवियल प्लेसर गोल्ड था वो मॉडर्न टाइम में भी उसकी कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग मिली है। यानी पुराने ज़माने में तो सिंधु रिवर में गोल्ड मिलता ही था, लेकिन मॉडर्न टाइम में भी सिंधु रिवर में एलुवियल प्लेसर गोल्ड मिला है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट देर आर ग्रेट माइंस ऑफ गोल्ड इन द रीजन ऑफ मानसरोवर एंड इन थोक जलयुग इवन नाउ, और ये भी रिपोर्ट किया गया है कि भारत के मानसरोवर इलाके में और थोक जलयुग इलाके में आज भी गोल्ड की माइंस मौजूद हैं, सोने की खदानें मौजूद हैं। द पाली टेक्स्ट एंड अंगुतारा निकाया नरेट द प्रोसेस ऑफ द रिकवरी ऑफ गोल्ड डस्ट और पार्टिकल फ्रॉम एलुवियल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट। जो हमें पाली टेक्स्ट मिला उसका नाम क्या था? अंगुतारा निकाया। तो अंगुतारा निकाय ये किस में लिखा गया था? पाली भाषा में। अंगुतारा निकाय से हमें पता लगता है कि गोल्ड को किस तरीके से रिकवर किया जाता था, एलुवियल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट से। हमें मिला कोई एलुवियल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट। अब इस एलुवियल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट से गोल्ड डस्ट या गोल्ड के पार्टिकल को किस तरीके से निकालना है ये हमें इसमें लिखा मिला। Although evidence of gold refining is available in Vedic text, it is Kautilya's Arthashastra, authored probably in 3rd or 4th century BCE during Mauryan era, which has much data on prevailing chemical practices in a long section on mines and minerals. और साथ ही साथ हमें वैदिक जो टेक्स्ट है उनमें मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वैदिक टेक्स्ट है, इसमें हमें लिखा मिलता है, ये लिखा गया था मौर्यन एरा में, जब यहाँ पर मौर्यन रहा करते थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मिलता है कि कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं माइंस और मिनरल्स के लिए, माइंस और मिनरल्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए केमिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या उस समय की जाती थी वो इसमें हमें लिखी हुई मिलती है, इंक्लूडिंग मेटल और ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, टिन एंड आयरन। कौटिल्य डिस्क्राइब ए वेराइटी ऑफ गोल्ड कॉल्ड रसविद्या विच इज़ नेचुरली अकरिंग गोल्ड सॉल्यूशन। और कौटिल्य ने बहुत सारे गोल्ड को डिस्क्राइब भी किया है, जैसे कि उन्होंने कहा रसविद्या। रसविद्या किसे कहते हैं? जो गोल्ड सॉल्यूशन नेचुरली पाया जाता है। कालिदास आल्सो मेंशन्ड अबाउट सच सॉल्यूशन, कालिदास ने भी इसके बारे में बताया। इट इज़ एस्टोनिशिंग हाउ पीपल रिकॉग्नाइज सच सॉल्यूशन। द नेटिव गोल्ड हैज़ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट।
इसमें टर्म है नेटिव गोल्ड। नेटिव गोल्ड कहते हैं कि अर्थ पर गोल्ड जिस रूप में पाया जाएगा, जिस रूप में हमें मिलेगा, उसको कहा जाएगा नेटिव गोल्ड। तो जो नेटिव गोल्ड होता है उसके अलग अलग कलर्स होते हैं। ये डिपेंड करता है उनके नेचर पर और उनमें कितनी इम्प्योरिटी है इसके आधार पर। इट इज़ लाइकली दैट द डिफरेंट कलर ऑफ नेटिव गोल्ड वर ए मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गोल्ड रिफाइनिंग। और जब ये जो नेटिव गोल्ड था वो अलग अलग कलर शो कर रहा था इम्प्योरिटी के आधार पर या नेचर के आधार पर, तो इन्हीं कलर के आधार पर ये माना गया कि जो गोल्ड रिफाइनिंग है उनको सेटअप किया जाए, जिससे गोल्ड को रिफाइन किया जाए और सब सारे गोल्ड को एक जैसा किया जाए। रिसेंट excavations in central part of Ganges Valley and Vindhya Hills have shown that iron was produced there possibly as early as in 1800 BC। और जो रिसेंट एक्सकावेशन है, हाल ही में जो खुदाई की गई, कहाँ पर, गैंगिस वैली के सेंट्रल पार्ट में और विंध्या हिल्स में, इनसे हमें पता चला कि जो आयरन है वो लगभग 1800 BC में यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था। इन द रिसेंट एक्सकावेशन कंडक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आयरन फर्नेसेस, आर्टिफैक्ट्स, ट्यूअर्स एंड लेयर्स ऑफ स्लैग हैव बीन फाउंड। और रिसेंट एक्सकावेशन में जो उत्तर प्रदेश की स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है उसमें हमें आयरन की भट्टियाँ मिली, बर्तन मिले, ट्यूअर्स मिले, लेयर्स, स्लैग की लेयर्स मिली, ये सब हमें पाए गए। रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग प्लेस दैम बिटवीन 1800 एंड 100 BC। रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग से हमें 1800 और 100 BC के 1800 से 1000 BC के बीच में ये हमें उस समय के पीरियड के बीच में मिलते हैं। The result of excavation indicate that the knowledge of iron smelting and manufacturing of iron artifact was well known in Eastern Vindhya and it was in use in the central Ganges plain। तो इन एक्सकावेशन से हमें रिजल्ट क्या मिला? इससे हमें पता लगा कि आयरन की जो स्मेल्टिंग की जो नॉलेज थी, स्मेल्टिंग कहते हैं आयरन के ऑक्साइड को जब हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो उससे ऑक्साइड अलग हो जाता है और प्योर आयरन अलग हो जाता है। तो आयरन की स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस था, इसकी जो नॉलेज थी, और आयरन के ऑब्जेक्ट बनाने की जो नॉलेज थी, वो ईस्टर्न विंध्या के इसका जो रीजन है वहाँ पर अच्छी तरीके से ये जाना जाता था। और जो सेंट्रल गंगा प्लेन्स है उस रीजन में भी इसकी अच्छी खासी नॉलेज थी, एटलीस्ट फ्रॉम द अर्ली 2nd मिलेनियम BC, लगभग 2nd मिलेनियम BC में। The quantity and type of iron artifact and the level of technical advancement indicate that working of iron would have been introduced much earlier। और हमें पुराने ज़माने में आयरन के बहुत सारे आर्टिफिकेट मिले हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट मिले हैं, और इनसे हमें पता लगता है कि पुराने ज़माने में टेक्निकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा होने लगा था। और साथ ही साथ ये जो टेक्निकल एडवांसमेंट है ये काफ़ी पहले हो चुका है। ये हमें किससे पता चला? आयरन के बर्तनों से, आर्टिफिकेट से। The evidence indicate early use of iron in other areas of country, which proves that India was indeed an independent center for the development of the working of iron। कुछ और हमें सबूत मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो आयरन है वो कंट्री के दूसरे भागों में भी यूज़ किया जाता था। और इससे हमें पता लगता है कि इंडिया के अलग अलग भागों में इंडिपेंडेंट तरीके से आयरन की वर्किंग की जाती थी, डेवलपमेंट की जाती थी। आयरन स्मेल्टिंग एंड द यूज़ ऑफ आयरन वाज स्पेशली एस्टैब्लिश्ड इन साउथ इंडियन मेगालिथिक कल्चर। आयरन की जो स्मेल्टिंग का जो मेथड था, आयरन के ऑक्साइड को हीट करने का जो प्रोसेस था, ये कहाँ पर यूज़ किया जाता था? सबसे पहले साउथ इंडिया के मेगालिथिक कल्चर में यूज़ किया जाता था। द फोर्जिंग ऑफ रोट आयरन सीम्स टू हैव बीन एट पीक इन इंडिया इन द 1st मिलेनियम CE। फोर्जिंग कहते हैं आयरन से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड। तो आयरन से जो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे वो 1st मिलेनियम CE में भारत में पीक पर थे। 1st मिलेनियम में सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा बनाए जाते थे उस समय। ग्रीक अकाउंट रिपोर्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इन इंडिया बाय क्रूसिबल प्रोसेसेस। और ग्रीक के जो हमें एविडेंस मिले हैं उनसे हमें पता लगता है कि इंडिया में जो स्टील का मैन्युफैक्चर था वो क्रूसिबल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता था। क्रूसिबल प्रोसेस क्या है? इसमें एक बर्तन ले लिया जाता है, वेसल, और इसमें जो है मेटल्स को या फिर जो ओर्स हैं उनको पिघलाकर उनकी क्या की जाती है? मेल्टिंग की जाती है। ओर्स इसमें रख दी जाती है और इसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, तो इसको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है। In this process, iron, charcoal and glass were mixed together in a crucible and heat until the iron melted and absorbed the carbon। तो इसमें प्रोसेस में क्या किया जाता था? आयरन, चारकोल और ग्लास को एक साथ मिक्स किया जाता था क्रूसिबल में, एक वेसल में, और इनको हीट किया जाता था। कब तक हीट किया जाता था? जब तक ये आयरन पिघल ना जाए, मेल्ट ना हो जाए और कार्बन को अब्जॉर्ब ना कर ले।
इंडिया वाज ए मेजर इनोवेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड क्वालिटी स्टील। और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का स्टील बनाने के लिए इंडिया सबसे मेजर साइट थी, यानी इंडिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का स्टील बनाया जाता था। इंडियन स्टील वाज कॉल्ड द वंडर मटेरियल ऑफ द ओरिएंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है पूरी हिस्ट्री में, ये आपको याद रखना है। एक दो वो 7 एंटिक्विटी के मेटल, और दूसरा ये पॉइंट, इंडियन स्टील को द वंडर मटेरियल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता था, इसके नाम से जाना जाता था। ए रोमन हिस्ट्रियन क्विंटस कर्टियस रिकॉर्ड दैट वन ऑफ द गिफ्ट पोरस ऑफ टैक्सिला 326 BC gave to Alexander the Great was some 2.5 tons of woods steel। और एक रोमन हिस्ट्रियन है, इतिहासकार है, जिसका नाम है क्विंटस कर्टियस। उसके रिकॉर्ड से पता लगता है कि जो पोरस ने अलेक्जेंडर को यानी सिकंदर को जो गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट क्या था? 2.5 टन वुड्स स्टील। पोरस ने सिकंदर को क्या दिया था? 2.5 टन वुड्स स्टील गिफ्ट में दिया था। तो देख सकते हैं आप इंडिया का स्टील कितना बेहतरीन था। वुड्स स्टील इज प्राइमरली आयरन कंटेनिंग ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन। वुड्स स्टील में जो वुड्स स्टील था वो आयरन से बनाया जाता था, जिस आयरन में कार्बन की हाई प्रोपोर्शन होती थी, 1 से 1.9%। वुड्स इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ द वर्ड उक्कू विच इज़ यूज्ड फॉर स्टील इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। जो वुड्स है ये इंग्लिश वर्जन है उक्कू वर्ड का। उक्कू वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। Literary accounts suggest that Indian woods steel from southern part of the Indian subcontinent was exported to Europe, China and Arab world। और ये भी हमें पता लगा है कि जो इंडियन वुड्स स्टील था वो इंडिया के साउथ पार्ट से कहाँ पर पहुँचाया जाता था? यूरोप, चाइना और अरब में एक्सपोर्ट किया जाता था। It became prominent in the Middle East where it was named as the Damascus steel। और मिडिल ईस्ट रीजन में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जहाँ पर ये दमस्कस स्टील के नाम से जाना जाता था। और इस स्टील की जो तलवारें थी, स्वॉर्ड थी, वो सबसे बेहतरीन होती थी। माइकल फ्राडे ट्राइड टू डुप्लीकेट दिस स्टील बाय alloying iron with a variety of metal including noble metal but failed। माइकल फैराडे ने इस दमस्कस स्टील की डुप्लीकेट कॉपी बनाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? आयरन के बहुत सारे मेटल के साथ एलोय बनाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, इंडिया में ही पाया जाता था। When iron ore is reduced in solid state by using charcoal, porous iron blocks are formed। जब आयरन ओर का रिडक्शन किया जाता है चारकोल का इस्तेमाल करके, जब आयरन ओर का सॉलिड स्टेट में रिडक्शन किया जाता है चारकोल का इस्तेमाल करके, तो पोरस आयरन के ब्लॉक बनते हैं। Therefore reduced iron blocks are called as sponge iron blocks। तो जो ये पोरस आयरन के ब्लॉक हैं जिनका रिडक्शन हो चुका, इनको कहा जाएगा स्पॉन्ज आयरन ब्लॉक्स। Any useful product can be obtained from this material only after removing the porosity by hot forging। और जो ये स्पॉन्ज आयरन ब्लॉक्स हैं, इनसे कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। बस क्या करना है? इनकी पोरोसिटी को रिमूव करने के लिए इनकी हॉट फोर्जिंग की जाती है, यानी इनको हीट किया जाता है और हीट करके इनको किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। द आयरन सो ऑब्टेन्ड इज टर्म्ड एज रोट आयरन। अब हॉट फोर्जिंग करने के बाद जो आयरन मिला उसको कहेंगे हम रोट आयरन। An exciting example of wrought iron produced in ancient India is the world famous iron pillar। सबसे एक्साइटिंग एग्जाम्पल है रोट आयरन का, वो क्या है? इंडिया के पिलर, आयरन पिलर। इट वॉज इरेक्टेड इन इट्स प्रेजेंट पोजीशन इन दिल्ली इन 5th सेंचुरी CE। और आयरन पिलर कब बनाए गए थे? 5th सेंचुरी में, और ये दिल्ली में है। The Sanskrit inscription engraved on it suggests that it was brought here from elsewhere during the Gupta period। और इस पर जो संस्कृत में जो लिखा गया है उससे हमें पता लगता है कि जो ये आयरन के पिलर हैं, ये जो रोट आयरन से ये बनाए गए हैं, ये रोट आयरन कहाँ से लाया गया था? बाहर से लाया गया था। और ये गुप्त पीरियड में बाहर से लाया गया था और फिर इसके आयरन पिलर बनाए गए थे। The average composition weight % of the component present in the wrought iron of the pillar beside iron are। आयरन के अलावा जो ये जो आयरन के पिलर हैं, इनमें आयरन के अलावा जो दूसरे कंपोनेंट थे वो थे 0.15% कार्बन, इतना % सिलिकॉन, इतना % मैग्नीज, 0.25% फॉस्फोरस, 0.005% निकल और 0.03% कॉपर और 0.02% नाइट्रोजन। यानी रोट आयरन में, जो पिलर में रोट आयरन यूज़ किया गया, उसमें आयरन के अलावा ये सब चीज़ें भी हैं इतनी मात्रा में। और इस पर कभी भी रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता, ये आपको याद रखना है, बहुत बेहतरीन है। The most significant aspect of the pillar is that there is no sign of corrosion in spite of the fact that it has been exposed to the atmosphere for about 1600 years।
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ये आयरन के पिलर है ये लगभग 1600 साल से 1600 ईयर से एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में, लेकिन अब तक इनमें कोरोजन नहीं लगा। तो कितना बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग ऑफ चारकोल फ्रॉम आयरन स्लैग रिवील्ड एविडेंस ऑफ कंटिन्यूस स्मेल्टिंग इन खासी हिल ऑफ मेघालय। और जो मेघालय के खासी हिल हैं, जब उनमें आयरन स्लैग की रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग की गई तो इनसे इनकी एज के बारे में पता चला, और वहाँ पर जो आयरन स्मेल्टिंग की जाती थी उसके बारे में पता चला। द स्लैग लेयर विच इज़ डेटेड टू 353 BCE CE 128। जो स्लैग लेयर थी वो लगभग 353 BCE और 128 CE के बीच में थी। यहाँ पर आया BCE और CE। BCE कहते हैं बिफोर कॉमन एरा यानी बिफोर क्राइस्ट, और CE कहते हैं आफ्टर कॉमन एरा यानी एनो डोमिनी, यानी ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, और ये है पीरियड जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इंडिकेट दैट खासी हिल रीजन इज़ द अर्लीस्ट आयरन स्मेल्टिंग साइट इन द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इससे हमें पता लगता है कि जो खासी हिल्स थे वो सबसे पहले खासी हिल पर ही आयरन की स्मेल्टिंग की जाती थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। द रेमनेंट ऑफ फॉर्मर आयरन और एक्सकावेशन एंड आयरन मैन्युफैक्चरिंग आर विजिबल इवन नाउ इन द लैंडस्केप ऑफ खासी हिल। और खासी हिल में अब भी आयरन की स्मेल्टिंग के जो एविडेंसेस हैं, और साथ ही साथ आयरन की मैन्युफैक्चरिंग साइट के जो एविडेंसेस हैं वो भी अब मिलते हैं। ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हु विजिट मेघालय इन अर्ली 19th century डिस्क्राइब द आयरन इंडस्ट्री दैट हैड डेवलप्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द खासी हिल। और ब्रिटिश नेचुरलिस्ट जो अब मेघालय जाते हैं, या फिर जो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट 19th सेंचुरी में मेघालय में विजिट कर चुके हैं, उन्होंने बताया है कि जो आयरन इंडस्ट्री थी वो खासी हिल के अपर पार्ट में डेवलप हुई थी। देयर इज आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ जिंक प्रोडक्शन इन राजस्थान माइंस एट जोआर फ्रॉम द 6th और 5th BCE। और 5th या 6th या फिर 5th BC में बिफोर क्राइस्ट एरा में ये भी सबूत मिलते हैं कि जो जिंक का प्रोडक्शन था वो राजस्थान में होता था। राजस्थान में कहाँ पर? ज्वार, राजस्थान में एक जगह है ज्वार, वहाँ की माइंस में। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू मास्टर जिंक डिस्टिलेशन। और इंडिया में सबसे पहले जिंक का डिस्टिलेशन हुआ, यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस से जिंक को सबसे पहले इंडिया में ही अलग किया गया। ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट जिंक टेंड टू वेपराइज व्हाट इट इज और इज स्मेल्टेड। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है लो होता है, तो जब इसकी ओर को स्मेल्ट किया जाता है, इसकी ओर को हीट किया जाएगा, तो क्या होता है, जिंक वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डिस्टिलेशन मेथड से इसको अलग कर लिया जाता है। प्योर जिंक कुड बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर ए सोफिस्टिकेटेड डाउनवर्ड डिस्टिलेशन टेक्निक इन विच द वेपर was condensed in a lower container। और यहाँ पर प्योर जिंक को ऑप्टेट करने के लिए डाउनवर्ड डिस्टिलेशन का मेथड का इस्तेमाल किया जाता था। डाउनवर्ड डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता था, जो वेपर होते थे जिंक के वेपर, उनको एक लोअर कंटेनर में कंडेंस किया जाता था। दिस टेक्निक वाज आल्सो अप्लाइड टू मरकरी। यही टेक्निक मरकरी में इस्तेमाल की जाती थी। इंडियन मेटलर्जिस्ट वर मास्टर इन दिस टेक्निक। दिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन संस्कृत टेक्स्ट ऑफ 14th century। इंडिया के जो मेटलर्जिस्ट थे वो इसे जो ये डाउनवर्ड डिस्टिलेशन टेक्निक थी इसमें मास्टर थे, परफेक्ट थे। और साथ ही साथ इसके सबूत हमें कहाँ मिलते हैं, 14th century के जो संस्कृत टेक्स्ट हैं उनमें लिखे मिलते हैं। इंडियन हैड नॉलेज अबाउट मरकरी, दे यूज्ड इट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। इंडिया में जो इंडियंस थे उनको मरकरी के बारे में भी नॉलेज थी, वो उसको मेडिसिनल पर्पज़ के रूप में यूज़ करते थे। डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी डिक्लाइंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। और जब ब्रिटिश एरा आया, भारत पर ब्रिटिश की हुकूमत आई, उस समय माइनिंग की और मेटलर्जी का जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे घटने लगा। बाय द 19th century वंस फ्लोरिस्ड माइंस ऑफ राजस्थान वर मोस्टली अबेंडेड एंड बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। और लगभग 19th century तक आते आते जो राजस्थान की माइंस थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, धीरे धीरे खत्म होने लगी। In 1947, when India got independence, European literature on science had already found its way slowly into the country। और धीरे धीरे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय जो यूरोपियन लिटरेचर था साइंस का वो धीरे धीरे भारत में आने लगा। यानी भारत की जो अपनी पुरानी जो साइंस थी, अपनी जो पुरानी टेक्निक्स थी वो तो खत्म हो गई ब्रिटिश एरा में, और यूरोपियन लिटरेचर भारत में आने लगा। Thus, in post-independence era, the government of India initiated the process of nation building through the establishment of various institute of science and technology। और उसके बाद आज़ादी के बाद जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थे उसने क्या किया,
नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के दौरान, यानी कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट उसने एस्टैब्लिश किए, जो इंस्टीट्यूट साइंस और टेक्नोलॉजी के वो इंस्टीट्यूट थे। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। आगे जो सेक्शंस हैं उनमें हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, मॉडर्न मेथड्स, वो हम पढ़ेंगे।